वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को लास्ट में सेल डिवीज़न समझाया था, कोशिका विभाजन समझाया था। और उस कोशिका विभाजन में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, त्रुटि हो गई थी, जिसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जब मैं कल का लेक्चर शूट कर रहा था तो लेक्चर बढ़िया चल रहा था, लेकिन लास्ट में कुछ मिनटों का जो वीडियो है वो थोड़ा सा मिस हो गया था, है ना, टेक्निकल इशू के कारण। और जो लास्ट का कुछ मिनट का वीडियो था उसमें जो सेल डिवीज़न मैंने आपको समझाया था वो थोड़ा सा आधा अधूरा रह गया था, है ना। तो कल का जो लेक्चर का लास्ट था उसको आज हम इसमें थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे, है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। कल मैंने आपको समझा दिया था और आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन जो है ये कोशिका में होता है ना। और कैसे होता है, तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनना, है ना। बेसिकली देखा जाए तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जो लगभग सभी जंतुओं में होता है, सभी जंतु और पादप में होता है ना। दो ही कैटेगरी हैं, है ना। और ये कहलाते हैं विकसित जीव। ये क्या कहलाते हैं? विकसित जीव, है ना। इनके अलावा कुछ अविकसित जीव होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक कोशिकीय जीव हैं, है ना। तो इनमें ये वाला विभाजन नहीं होता, है ना। उनमें कौन सा विभाजन होता है? उनमें होता है असूत्री विभाजन, है ना। जैसे एमाइटोसिस कहा जाता है, एमाइटोसिस। तो कभी हो सकता है आपसे ये पूछ ले, इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है, है ना। आप तीन टाइप से लिख लिए, सेल डिवीज़न, असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक सीधे दो भागों में बट जाता है, डायरेक्ट। एक कोशिका है, ये केंद्रक है, ये दो भागों में बटा और एक से दो कोशिकाएं बन गई, है ना। और ऐसा किसमें होता है? अविकसित जंतुओं में। और अविकसित जंतु कौन से कहलाते हैं? जो आपके प्रोकैरियोटिक हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक जिसमें हमने पढ़ा था कि वायरस है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। कुछ प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं, है ना। तो उन सभी में क्या होता है? एमाइटोसिस होता है। इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है, कभी अगर आ जाए तो आप वहाँ फंसे ना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। बेसिकली जो उच्च जंतु हैं, जो विकसित जंतु हैं, वो जंतु हो चाहे पादप हो, इन सभी में जो विभाजन है वो दो प्रकार से पाया जाता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री जो है ये होता है दैहिक कोशिकाओं में। किसमें होता है? दैहिक कोशिकाओं में। अब आप कहेंगे दैहिक क्या है? तो देह का मतलब होता है शरीर। कहते हैं ना आपकी देह बहुत सुंदर है, तो देह का मतलब होता है शरीर। तो आपका जो शरीर दिख रहा है, आपका मतलब है कि संपूर्ण शरीर, चाहे जंतुओं का हो, चाहे पादप का हो, चाहे संसार का कोई सा भी व्यक्ति हो, सभी के शरीर में जो देह है, मतलब सर से लेकर पैर तक जितनी भी कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, त्वचा से लेकर कुछ अंदर, जैसे लीवर है, आपका किडनी है, हड्डी है, त्वचा है, मसल्स है, उंगली है, आंखें हैं, दिमाग है, जीभ है, दांत हैं, इन सभी में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो दैहिक कोशिकाएं कहलाती हैं, है ना। इन्हीं को शारीरिक सेल भी कहा जाता है, शारीरिक सेल भी कहा जाता है, और इंग्लिश में सोमेटिक सेल भी कहा जाता है। एक बात याद रखना, सोमेटिक इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हिंदी वालों के लिए ऐसा लिखा आ सकता है ना। तो आप इसे भी याद रखें, सोमेटिक सेल में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। तो फिर आप कहेंगे अर्धसूत्री कहाँ होता है? तो ये होता है जनन कोशिकाओं में। किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में, जनन सेल में। इन्हें इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव सेल जनन कोशिका में। अब आप मुझे ये बता दो कि दैहिक कोशिकाओं और जनन कोशिकाओं में क्या अंतर है? दैहिक कोशिकाओं में और जनन कोशिकाओं में क्या अंतर है? बेसिकली मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो आपका शरीर है ये केवल और केवल कोशिकाओं से मिलकर बना है। केवल और केवल आपके शरीर में क्या है? सेल हैं। और जब सेल हैं तो एक सेल है जो आपके पूरे शरीर को बनाती हैं, ऑल टोटल, जिन्हें दैहिक कहा जाता है। और एक सेल वो होती हैं जो आपकी देह से अगली देह तैयार करती है, मतलब दूसरी जनरेशन का तैयार करती है, मतलब जनन कोशिकाएं। ये दैहिक कोशिकाएं तो आपके शरीर को स्टेबिलिटी दिए हुए हैं, आपके शरीर को बनाया है, लेकिन जनन कोशिकाएं आपके बच्चों को तैयार करती हैं। मतलब बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, पौधों के भी हो सकते हैं, छिपकली के भी हो सकते हैं, मगरमच्छ के भी हो सकते हैं। तो आगे की जनरेशन जब बढ़ेगी तो वो कैसे बढ़ेगी? वो जनन कोशिकाओं से बढ़ेगी।
ऐसे स्पर्म है, ओवम है, ये भी तो सेल्स हैं, है ना। तो ये सेल्स दैहिक सेल नहीं कहलाती, वो कैसी सेल कहलाती हैं, जनन कोशिकाएं कहलाती हैं, जनन सेल। तो वहां पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। आप कहेंगे कि वहां अर्धसूत्री क्यों होता है, तो भाई साहब अर्धसूत्री इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो चीजें भाग लेती हैं, जनन में मेल भी भाग लेता है और फीमेल भी भाग लेता है। कहीं ऐसा होता है कि केवल मेल और केवल फीमेल अकेला जनन कर ले, जनन समझ रहे हो ना, जनन, जनन समझ गए ना। अभी आगे मैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझा दूंगा। जनन का मतलब मेल और फीमेल आपस में मिलकर अपने गैमेट्स, गैमेट्स कह सकते हैं, स्पर्म ओवम कह सकते हैं, अपने जननांग कह सकते हैं, इनके द्वारा नई संतान की उत्पत्ति को जनन कहा जाता है। तो जब नई संतान उत्पत्ति होगी तो एक नहीं कर सकता, दोनों करेंगे, और जब दोनों करेंगे तो दोनों की सेल से गुणसूत्र आएंगे, दोनों की सेल से गुणसूत्र आएंगे। तो इनके कितने हैं, 46 हैं, इनके भी 46 हैं, आधे हुए 23, इनके आधे हुए 23, ये दोनों मिल गए और फिर से 46 गुणसूत्र का नया बच्चा पैदा हो गया। बात क्लियर है, नया बच्चा पैदा होगा वो भी 46 से पैदा होगा, है ना। तो इससे 23 आएंगे, इससे 23 आएंगे। अब आप कहेंगे इसके 23 कहाँ गए और इसके 23 कहाँ गए, तो इसके 23 और इसके 23 मिलकर दूसरा 46 बना देंगे, दूसरी सेल तैयार कर देंगे। इस तरीके से सिस्टम चलता है। बात क्लियर है। और एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर अर्धसूत्री है और समसूत्री है तो इसका मतलब है गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कोशिका में समान है तो समसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या अगर सेल में आधी हो जाती है विभाजन के बाद तो अर्धसूत्री विभाजन कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये जनन की बात हो गई। ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में जनन में होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब आता है समसूत्री। समसूत्री मतलब समान, समसूत्री मतलब समान। अब जब समान होगा तो ये शरीर के पूरे भाग में होगा। तो हमारे शरीर को जब बनाना है, शरीर से शरीर बनेगा, है ना। घाव जब लग जाता है तो घाव को फिर से दूसरा घाव भर देता है ना। जैसे घाव लगा तो घाव के नीचे घाव होता है तो वो घाव ऊपर वाले घाव को भर देता है। कैसे भरता है, समसूत्री विभाजन। अब यहाँ हमें अर्धसूत्री तो करना नहीं है क्योंकि हमारे शरीर में तो 46 हैं, तो फिर से 46 की कोशिका बन जाएगी। यहाँ से 46 की कोशिकाएं हटी, यहाँ तो जैसे मेल के फीमेल, देखो मेल को अगर चोट लगती है तो क्या फीमेल घाव भरने आता है, या फीमेल में चोट लगती है तो मेल घाव भरने आता है, बिल्कुल नहीं आता। खुद के शरीर से खुद का घाव भरता है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में भी कहा जाता है कि अपनी तैयारी स्वयं करें, अपने नोट्स स्वयं बनाएं, है ना, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके कार्यों से होगा, दूसरे के से नहीं। जिस प्रकार से आपका घाव आपके शरीर से भरता है, आपकी कोशिकाओं से भरता है, वैसे ही आपका सिलेक्शन भी आपकी चीज़ों से होगा, आपकी चीज़ों से होगा, आपके नोट से होगा, आपकी पढ़ाई से होगा, आपकी स्ट्रेटेजी से होगा, आपके कार्यों से होगा। दूसरा क्या करता है, दूसरी कौन सी पुस्तक है, दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे के नोट्स दे दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सारे काम स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं उस पर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो स्वयं की सेल से भरता है, तो स्वयं की सेल्स में 46 ही होते हैं और यही 46 की कोशिका फिर से विभाजन करती है और फिर से 46 की 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो आपको केवल और केवल दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, दैहिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में। खोज किसने की, बस। तो अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज है, अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज है वो की थी फॉर्मर और मूरे ने। किसने की थी, फॉर्मर और मूरे ने। कभी कभी किसी किसी बुक में हार्टविग भी दिया होता है, हार्टविग, है ना। तो ऑप्शन में अधिकांश तौर पर आपको फॉर्मर और मूरे मिलेगा, अगर ये ना मिले तो आपको क्या मिलेगा, हार्टविग, है ना। तो ये तीनों वैज्ञानिकों ने मिलजुल कर इसकी खोज को बताया था। तीनों में से तीनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। समसूत्री विभाजन की खोज वॉल्टर और फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। उच्च जो बुकें हैं, हाईएस्ट जो बुकें हैं, उनमें वॉल्टर फ्लेमिंग लिखा है, लेकिन कहीं कहीं अगर आपको स्ट्रासबर्गर दे दे तो आपको स्ट्रासबर्गर लगा देना है। वॉल्टर, फ्लेमिंग और स्ट्रासबर्गर, क्लियर है। तो ये हमारा कल का चैप्टर था। इसकी खोज किसी ने नहीं की, है ना, ये तो ऐसे ही बता दिया गया है। जो आपका असूत्री विभाजन है, या जैसे हम एमाइटोसिस कहते हैं, जो छोटे छोटे जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में। तो कल का ये छोटा सा चैप्टर था जो रह गया था। शायद कल का वीडियो करप्ट हो गया था, पता नहीं, शूट नहीं हो पाया। तो लास्ट में जब मैंने उसको आइडेंटिफाई किया तो मैंने कहा कि कल के लेक्चर में हम इसको इंक्लूड कर देंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है, आज का हमारा लेक्चर है भोज्य पदार्थ। अब हमारी हमने क्या बना ली, सेल बना ली, सेल को हमने कंप्लीट पढ़ लिया, है ना। सेल को हमने पूरा पढ़ लिया।
अब सेल का खाना क्या है उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब सेल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मानव पढ़ेंगे। और जब मानव की स्टडी होगी तो मानव का जब सबसे पहले मैं डाइजेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो डाइजेशन सिस्टम आप कैसे समझेंगे? डाइजेशन सिस्टम आप तभी समझ पाएंगे जब आपको खाने की चीज़ें पता हो। खाना, देखो खाना तो सबको पता है कि हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये दुनिया भर की पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फुल्की, चाट सब पता है, लेकिन उनमें होता क्या है, उनमें उनकी खोज किसने की, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, कंपोनेंट क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सेल पढ़ लिया हमने कोशिका। अब सेल जीवित कैसे होती है, खाने पर। और जब आप खाना पढ़ लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे मानव। तब मानव पढ़ेंगे तो आपको डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा खाना है उसको हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना, हिंदी में लिखूं ताकि आप लोग सभी लोगों को समझ में आए। पहला आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका फैट है, जिसे हिंदी में वसा कहा जाता है। तीसरा आपका प्रोटीन है, जिसे इंग्लिश में भी प्रोटीन कहा जाता है और इसको इंग्लिश में फैट कहते हैं। और चौथा आपका आता है विटामिन, है ना, इसका चैप्टर हमारा अलग रहेगा, है ना। विटामिन जो है इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में हम ये 3 भोज्य पदार्थों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करेंगे, वसा को कंप्लीट करेंगे और प्रोटीन को कंप्लीट करेंगे। बात क्लियर है? तो बोलो हाँ। तो सबसे पहले हेडिंग डालो भोज्य पदार्थ, फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स। और सबसे पहला आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। देखो खाना भी आपका तैयार, जैसे आपकी मानव की कोशिका तैयार हुई थी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, उसी प्रकार से आपका जो खाना है उस खाने में भी जो ऊर्जा आएगी वो इन्हीं बेसिक 5 तत्वों से आएगी, जिन्हें विज्ञान में 6 तत्व कहा जाता है। 3 ये हैं, 3 और होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो यहाँ ये 3 जो हैं यही आपके कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। अब आप कहेंगे खाना तो बहुत सारे प्रकार का होता है, तो खाना जितने प्रकार का है उसमें यहाँ हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या, नाइट्रोजन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या बदलती जाती है और खाना आपका विभिन्न प्रकार से तैयार होता जाता है। कोई चीज़ मीठी है, कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ कड़वी है, किसी चीज़ में ज़्यादा ऊर्जा है, किसी चीज़ में कम ऊर्जा है। बात क्लियर है? कोई जटिल है, कोई कम जटिल है, कोई संतृप्त है, कोई असंतृप्त है। तो वो सब डिपेंड किस पे होता है, इनकी संख्या पर। और इसी संख्या के आधार पर हम इस कंपाउंड का नामकरण करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रेशियो में, है ना। वो रेशियो क्या है, 1:2:1। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट वह यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है, और जिसमें ये सभी एलिमेंट आपस में इस रेशियो में मिलकर जो पदार्थ तैयार करते हैं, जो भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। 3 नंबर में अगर आपसे परिभाषा लिखने को पूछे तो आपको बस यही लिख देना है जो मैंने बोला है। ठीक है, और 1 डे एग्जाम में तो आपको फैक्ट याद रखना है, इससे ये तैयार होता है, रेशियो ये है। अब आप कहेंगे रेशियो कैसा, तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि यहाँ जितनी भी संख्या आएगी उसका जब आप काटेंगे तो उसका रेशियो ये बनना चाहिए, कार्बन 1 हो, हाइड्रोजन 2 हो और ऑक्सीजन 1 हो। इस रेशियो में अगर ये आपको मिल जाता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन में भी ये आता है, फैट में भी ये आता है, लेकिन वहाँ रेशियो ये नहीं होता, बस अंतर ये है, वहाँ रेशियो फिक्स नहीं होता, यहाँ रेशियो ये फिक्स है। इस रेशियो में अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट संज्ञा देंगे। बात क्लियर है? अब जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी में हमारे लगभग 50 से 75% पाए जाते हैं, 50 से 75% उपस्थित होते हैं। और इनका काम क्या है, मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, रेलवे में भी पूछा गया है, व्यापक में भी पूछा गया है,
आर्मी का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो मेरा साथी था वो प्रोटीन लगा दिया, है ना, क्योंकि उसे ऐसा लगा, वो जेएमएम जाता था, जेएमएम वालों ने बताया होगा कि प्रोटीन लो, है ना, तो उसको लगा कि यार प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन एक्स आता है, प्रोटीन के बहुत सारे वो आते हैं, तो प्रोटीन ही ऊर्जा देता होगा सर्वाधिक। तो ऐसा नहीं है, प्रोटीन का काम अलग है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट देता है, सबसे जल्दी ऊर्जा जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट देता है। अब जल्दी क्यों देता है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.2 kcal, है ना, 4.2 kcal। अब ये kcal का मतलब क्या है, किलो कैलोरी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन तो खैर ओपन नहीं होगा, तो आपको व्हाट्सएप पे बता देना है कि 1 किलो कैलोरी बराबर 1 किलो, यहाँ तो लिखा है 1 किलो कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, या फिर 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आपको बताना है। तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। अब हम इसके कुछ टाइप देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 प्रकार का होता है, लेकिन हमें यहाँ एडवांस क्लास को पढ़ रहे हैं, तो एडवांस में हम सारी चीज़ों को एडवांस पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको 4 प्रकार बताऊंगा जो शायद आप तक अभी किसी ने ना पढ़े हों। पहला प्रकार है आपका, हिंदी में लिखूं क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं। पहला प्रकार है आपका मोनोसैकेराइड। पहला प्रकार आपका क्या है, मोनोसैकेराइड, है ना, मोनोसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब है शर्करा। सैकेराइड का मतलब क्या है, ऐसी शर्करा जो मोनो हो। मोनो का मतलब होता है 1, 2 का मतलब होता है डाई, 3 का मतलब होता है ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, पेंटा, ऐसा। तो मोनो का मतलब एक सिंगल सैकेराइड की यूनिट जब आपस में मिलती है, एक सिंगल सैकेराइड, सैकेराइड मतलब शर्करा, शर्करा इसी को कहा जाता है। जब ये इस रेशियो में मिलता है तो उसको शुगर कहा जाता है, शर्करा कहा जाता है। तो एक सिंगल सैकेराइड जब आपस में मिलता है तो उसे मोनोसैकेराइड कहा जाता है, जिसमें लगभग 5 से 7 कार्बन की श्रृंखला होती है। 5 से 7 कार्बन की श्रृंखला या चेन होती है, और ये 5 से 7 कार्बन की श्रृंखला एक मोनो अणु बनाती है, मोनो मॉलिक्यूल बनाती है। और ये मोनो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, सैकेराइड कहलाता है। इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड हो जाता है। इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड होता है। लेकिन आपको इसमें केवल क्वेश्चन जो आएगा वो इसके उदाहरण से आएगा, इसके क्या से आएगा, एग्जाम्पल से आएगा, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। इन चारों प्रकारों में आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। नाम से स्पष्ट है मोनोसैकेराइड, तो ये क्या होगी, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट या कौन सा भोज्य पदार्थ सबसे सरल होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा टाइप, तो आपका मोनोसैकेराइड। अगर मोनोसैकेराइड में भी सबसे सरल जो पदार्थ है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्म है वो C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ना। इसको आप काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो इसका रेशियो ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है ये सबसे सरल अणु होता है, ये सबसे खाने का सबसे सरल अणु होता है कार्बोहाइड्रेट, उसका सरल मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड में सबसे सरल ग्लूकोज। इसलिए जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आप ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो जो आपका डाइजेशन है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और वो जटिल जो खाना है वो नहीं पचा पाता। फिर डॉक्टर आपको डायरेक्ट आपकी जो वेसल्स हैं उनमें ग्लूकोज की बोतल लगा देता है, और ग्लूकोज की जो एनर्जी है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और आप ठीक हो जाते हैं। अभी आपने देखा है कि घर पे आप कितनी ही टैबलेट खा लो, कितना ही डॉक्टर के यहाँ अच्छा इलाज करा लो, आप जब ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो ठीक नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप कभी भी हॉस्पिटल चले जाएं छोटी सी, और अगर आपको एक बोतल लगा दे तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं। कितनी भी बड़ी बीमारी हो तो आप ठीक हो जाते हैं। एडमिट के बाद व्यक्ति ठीक होता ही होता है, नहीं तो वो स्वर्ग से धार जाता है ना, क्योंकि एडमिट के बाद कोई उपाय नहीं होता। एडमिट व्यक्ति होता है, व्यक्ति फिर वहाँ से ठीक होकर ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि ग्लूकोज आपको सीधा दिया जाता है, और ग्लूकोज सबसे सरल खाना है। जब सरल खाना आपके अंदर जाता है आप उसे बहुत अच्छे से पचा पाते हो, है ना, और बढ़िया ऊर्जा मिल जाती है। बात क्लियर है, आज समझ में आया ग्लूकोज की बोतल क्यों लगती है।
अब ग्लूकोज के अलावा और भी इसके एग्जाम्पल हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ग्लूकोज के अलावा आपको एक और एग्जाम्पल याद रखना है, फ्रक्टोज, राइबोस, है ना। अब आप कहेंगे फ्रक्टोज और ग्लूकोज, देखो फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है इसका फॉर्मूला सेम होता है। ये फॉर्मूला जो है वो फ्रक्टोज का भी होता है। आप कहेंगे फॉर्मूला सेम है, फिर तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अंतर ये है कि इनका जो फॉर्मूला है वो तो सेम होता है, लेकिन जब आप इसकी संरचना देखेंगे, आप इसकी स्ट्रक्चरल संरचना देखेंगे तो वो अलग अलग होगी। बात क्लियर है। जैसे 5 उंगली हैं, ये 5 उंगली हैं और ये भी 5 उंगली हैं, ये 5 उंगली हैं, ये भी 5 उंगली हैं, लेकिन इसकी 5 उंगली का मुंह इस तरफ है और इसकी 5 उंगली का मुंह इस तरफ है। मतलब इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है, इसलिए ये दाहिना हाथ है, इसलिए ये बायां हाथ है ना। तो वैसे ही इसे कहा जाता है, ये फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज है, बस संरचना इसकी अलग होती है। संरचना रचना इतना डिटेल से आपसे नहीं पूछेगा। तो एक एग्जाम्पल आपका राइबोज होगा, आपका एक एग्जाम्पल और रखता हूं मैं, ट्रायोस, ट्रायोस होता है, मैनोस होता है और आपका गैलेक्टोस होता है। इतने एग्जाम्पल याद रख लें, आपका काम हो जाएगा, है ना। राइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, राइबोस, ट्रायोस और मैनोस और गैलेक्टोस, है ना, गैलेक्टोस। इतने एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का एक उपनाम है, ग्लूकोज को कहा जाता है सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ, यूनिवर्सल फ्यूल सब्सटेंस, सार्वत्रिक ईंधन। सार्वत्रिक ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फ्यूल सब्सटेंस, यूनिवर्सल फ्यूल सब्सटेंस। यूनिवर्सल फ्यूल सब्सटेंस किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। सर्वाधिक ईंधन, सर्वाधिक ईंधन जो है, प्रथम ईंधन जो है वो किसे कहा जाता है? आपका ग्लूकोज को कहा जाता है। आप कहें ऐसा क्यों? तो क्योंकि इस संसार की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण से चल रही है, और प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहला जो पदार्थ है वो ग्लूकोज ही बनता है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे प्रकार की शुगर हैं, ये बहुत सारे प्रकार की क्या है? शुगर हैं। और इन्हीं शुगरों को जब हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाती है, आंतों में पचती है और उसके बाद हमारे ब्लड में मिला दी जाती है। यही शुगर हमारे ब्लड में मिला दी जाती है, जिसे हम फिर क्या कहते हैं? ब्लड शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड शुगर कहते हैं। इसलिए आपकी धमनी और सिरा में, धमनियों में आपकी क्या लगाई जाती है? ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है, ताकि आपकी ब्लड में सीधी शुगर मिल जाए। तो कभी आपसे पूछे कि शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा या सर्वाधिक ईंधन की मात्रा हमारे ब्लड में कितनी होती है? तो 90 से 160 मिलीग्राम पर BL, ठीक है। कितनी होती है? 90 से 160 मिलीग्राम पर BL। BL का मतलब होता है बिलिरुबिन। BL का मतलब क्या होता है? बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन क्या है? तो अब अभी आप चिंता मत करिए, क्योंकि जब हम ब्लड और हार्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपकी ब्लड की ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपने शायद कभी सुनी ना हो, और आपका पूरा ब्लड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिलिरुबिन एक पदार्थ होता है जो आपके ब्लड में होता है, वही कंबाइन करके इस ग्लूकोज को आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि फल मीठे होने का कारण क्या है? फल मीठे होने का कारण क्या है? तो आपको क्या लगाना है? फ्रक्टोज। इसी में लिख लो, आप लिखते जाओ आगे। फल मीठे होने का कारण क्या है? फ्रक्टोज। एक बार किसी एग्जाम में पूछा था, एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा, फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? तो फलों की जो शर्करा है वो भी फ्रक्टोज को ही कहा जाता है। फलों का मीठा होने के कारण भी क्या है? फ्रक्टोज है। और जो शहद होती है, शहद में भी सर्वाधिक फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है, सर्वाधिक फ्रक्टोज पाया जाता है। फिर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और आप खाते भी हैं। अंगूर, इसमें अंगूर में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पाई जाता है। हाईएस्ट ग्लूकोज किस में प्रेजेंट होता है? अंगूर में, ठीक है। अंगूर जैसे ग्रेप्स कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मोनोसैकेराइड में इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। इतना अगर आपने कवर कर लिया तो आपको मोनोसैकेराइड से कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरा हेडिंग डालो डाइसैकेराइड।
डाइसैकेराइड। सीधा सा मतलब है मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल, मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं। मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, केवल एग्जाम्पल याद रखना है, आपको केवल एग्जाम्पल याद रखना है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहला है लैक्टोज, है ना, लैक्टोज। लैक्टोज पूछेगा लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, तो आपको क्या लगाना है, कार्बोहाइड्रेट, और अगर प्रकार पूछे तो डाइसैकेराइड। फिर पूछेगा लैक्टोज शुगर किस में पाई जाती है, तो ये दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, दूध हो सकता है ऑप्शन, मक्खन हो सकता है, दही हो सकता है, मतलब दूध से बनने वाले पदार्थों में क्या होता है, लैक्टोज होता है, और लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ठीक है, लैक्टोज के अलावा एक आता है आपका माल्टोज। क्या आता है, माल्टोज। तो माल्टोज जो शुगर है ये भी आपका डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है, माल्टोज। और माल्टोज जो है ये अंकुरित, ये किस में पाया जाता है, दूध में, और ये पाया जाता है अंकुरित अनाज में, है ना। इसलिए जिम वालों को कहा जाता है कि चने जो होते हैं उनको आप पानी में भिगोइए, और जब वो अंकुरित हो जाए तो उनको खाइए, उससे आपको माल्टोज मिलेगा और आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और अंतिम इसका एक एग्जाम्पल होता है सुक्रोज। एक अंतिम एग्जाम्पल है सुक्रोज। जो सुक्रोज है ये भी क्या है, डाइसैकेराइड है, और एक इसमें पाया जाता है गन्ना में। ठीक है, गन्ना में। देखो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो इसका प्रकार पूछेगा और दूसरा पूछेगा गन्ने की शुगर का नाम है सुक्रोज, दूध की शुगर का नाम है लैक्टोज, अंकुरित बीजों की शुगर का नाम है माल्टोज। अंकुरित बीज की शुगर किस कैटेगरी में आती है, गन्ने की शुगर किस कैटेगरी में आती है, तो डाइसैकेराइड। क्लियर है, चलिए बस इसमें इतना ही। एक और आता है आपका ट्राइसैकेराइड। ये खैर रेयर ऑफ द रेयर टाइप है ना। कुल मिलाकर मोनोसैकेराइड के तीन अणु, मोनोसैकेराइड के तीन अणु मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राइसैकेराइड बनाते हैं। इसमें केवल आपको एक ही एग्जांपल आपको मिलेगा, रेफिनोज। एग्जांपल मिलेगा रेफिनोज। आप कहेंगे रेफिनोज क्या है, तो ये पौधों की शर्करा है। क्या है, पौधों की शर्करा है ना। आपको पता है पौधे जटिल होते हैं, और जब जटिल होंगे तो उनमें जटिल शर्करा होगी, और जब जटिल शर्करा होगी तो वो जटिल होगा। तो देख लो यहाँ मोनो सरल है, ये थोड़ी सी और जटिल है, और ये सबसे जटिल है। और इससे भी जटिल आती है आपकी पॉलीसैकेराइड। क्या आती है, पॉलीसैकेराइड। और जो पॉलीसैकेराइड शर्करा है ये बहुत सारे अणु, है ना, मोनोसैकेराइड के अनगिनत अणु, है ना, n नंबर लगा होता है ना, मोनोसैकेराइड में n नंबर लगा होता है, और ये n बहुत सारे हो सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी जो श्रृंखला है ये आपस में मिलकर क्या बनाती है, आपका पॉलीसैकेराइड बनाती है। और इसमें लगभग मिनिमम 10 होना चाहिए, मिनिमम 10 मॉलिक्यूल होना चाहिए, और मैक्सिमम 1000 तक हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन इतना सफिशियंट है। 10 से लेकर 1000 मोनोसैकेराइड के इसमें अणु होते हैं, और ये मिलकर क्या बनाती है, पॉलीसैकेराइड बनाती है। एक बात हमेशा बहुत अच्छे से याद रखना कि जो पॉलीसैकेराइड है ये जल में अघुलनशील है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको अच्छे से रट लेना, जल में अघुलनशील है। और ये जो शर्कराएं थी ये क्या है, इनमें तीनों में लिख लेना आप। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक चैप्टर को लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा स्पेस देते चलो, क्योंकि हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपको वहां पुट करते चलना है। ठीक है, तो ये तीनों जो शर्कराएं हैं जल में घुलनशील है। शक्कर को आप लो, जल में घोलो, घुल जाएगी, है ना। और भी आप दूध को लो, जल में लो, घुल जाएगा दूध। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की शुगर को लोगे ये जल में घुल जाएगी, लेकिन पॉलीसैकेराइड की जो शुगर है ये जल में नहीं घुलती, इनसॉल्युबल ऑफ वाटर। जल में कैसी है, अघुलनशील है। अब आप कहेंगे अघुलनशील क्यों है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल ही ऐसे हैं जो अघुलनशील है। जैसे पहला आता है स्टार्च। ये स्टार्च एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप कहेंगे स्टार्च क्या है, तो ये आलू की शर्करा है। आलू की शर्करा है। आलू को आप काटना, और आलू को काटने के बाद आप पानी में घोलना,
है ना। ये प्रैक्टिकली कर लेना तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन सब्जी बना लेना, मम्मी से कह देना आज मैं बनाता हूँ सब्जी, और प्रैक्टिकल कर लेना। दूध को मिला के देख लेना, पानी में मिल जाएगा। उसके बाद शक्कर को मिला के देखोगे, पानी में मिल जाएगी। लेकिन आलू को पानी में मिलाओगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जल में अघुलनशील है। क्यों है? क्योंकि उसमें स्टार्च पाया जाता है। बात क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका सेलुलोज। सेलुलोज भी क्या है? आपका पॉलीसेकेराइड है, ये भी नहीं घुलता। इसके अलावा क्या है? काइटिन। इसके अलावा क्या है? काइटिन। काइटिन के अलावा है पेक्टिन। काइटिन के अलावा क्या है? पेक्टिन, है ना। तो ऐसी कुछ शर्कराएं हैं। अब आप कहेंगे सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज क्या होता है? सेल वॉल होता है। सेल वॉल बनती है प्लांट की, तो ये प्लांट की शर्करा है। काइटिन जो है ये फंगस की शर्करा है। फंजाई मतलब फफूंद, मतलब फफूंद मतलब क्या? कवक। कवक की शर्करा है। कवक की जो बॉल होती है, आगे पढ़ेंगे हम कवक के बारे में, काइटिन से बनी होती है। कीटों की बॉल किससे बनी होती है? पेक्टिन से बनी होती है। तो कीटों की जो शुगर है वो क्या होता है? पेक्टिन होता है, स्टार्च होता है। और आपको अंत में याद रखना है ग्लाइकोजन। अंत में याद रखना है ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन, बस इतना आपको सफिशिएंट है ना। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का ही डेरिवेटेड फॉर्म है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और ये आपके लीवर में जाके सुरक्षित होता है और इससे आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक। स्टार्च जो है ये पौधों में संचित ईंधन है ना। पूछ लिया जाए कि पौधों का संचित ईंधन कौन सा है, तो वो स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च है। चलिए, तो यहां तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाहर आपका कोई सा क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद आपका अब आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स बता दो। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स वही सब हैं जो आप खाते हैं, है ना। लगभग ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिसमें हम ये कहें कि शुद्ध रूप से कोई एक ही चीज हो। सब में सब कुछ होता है। जैसे दूध है, उसमें शुगर भी होता है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है। हरी सब्जी आप लाते हैं तो हरी सब्जियों में एक सब्जी है, उसमें कुछ प्रोटीन भी होगा, कुछ विटामिन भी होंगे, है ना। तो सोर्स किसी का उचित कहना उतना लाजमी नहीं होता। हर एक सोर्स में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो इसी कारण क्वेश्चन सोर्स से नहीं बनता, बल्कि आपका इनके अंदर के फैक्टों से बनता है, जो फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वसा पर। अब हम बात करेंगे किस पर? वसा पर, जिसे इंग्लिश में फैट कहा जाता है। वसा पर बात करेंगे। अब ये फैट क्या है? फैट सामान्य भाषा में अगर कहें तो ऑयल। क्या है? ऑयल है, तेल है, तेली चीज़ें। तेली चीज़ें जितनी हैं, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, है ना, चाहे वनस्पति घी हो, चाहे डालडा हो, चाहे शुद्ध घी हो, है ना, चाहे अलसी का ऑयल हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो, चाहे जैतून का तेल हो, कोई भी तेल अगर आपको दिखाई देता है तो वो क्या है? वसा है। वो क्या है? वसा है। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि वसा सामान्यतः ऑयल होते हैं, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस होते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं। कैसे? जैसे आपने घी देखा होगा घर में जो घी है वो ठंड के दिनों में जम जाता है। ठंड के दिनों में घी जम जाता है, ठोस हो जाता है, क्योंकि ठंड में हमारे यहाँ वातावरण का तापमान आसपास 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 20 डिग्री सेल्सियस 15 भी हो जाता है और 22 तक हो जाता है। तो इसके आसपास हमारा जो घी है ठंड में वो जम जाता है। नारियल का तेल देखा होगा, वो भी जम जाता है। ठीक है, लेकिन वही नारियल का तेल, वही घी अगर आप गर्मियों में देखेंगे तो वो किस अवस्था में होता है? ऑयल अवस्था में होता है। तो इनकी ये विशेषता है, लेकिन सामान्य तौर पर ऑयल ही होते हैं। अगर आपसे स्टैंडर्ड परिभाषा पूछे तो आपको क्या लगाना है कि ग्लिसरॉल, जो ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है। फैटी एसिड को हिंदी में कहा जाता है वसी अम्ल। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड या वसी अम्लों की जो चेन होती है, वसी अम्लों की जो चेन होती है, जिसे एस्टर कहा जाता है। एस्टर का समूह होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बहुत सारी मात्राएं होती हैं। देखो, यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, लेकिन यहाँ क्या है कि उसका जो अनुपात है वो 1:2:1 नहीं होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपका प्रोटीन में भी होगा, लेकिन यहाँ जो अनुपात है वो अनुपात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। इसलिए वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो आपका फैटी एसिड, एस्टर और ग्लिसरॉल के साथ मिलकर क्या बनाता है? वसा बनाता है।
बात क्लियर है। अब ये वसा में दो प्रकार के गुण होते हैं, वसा में दो प्रकार के गुण होते हैं। एक वसा होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक गुण होते हैं, और एक वसा का पॉइंट होता है जिसमें हाइड्रोफिलिक गुण होते हैं। अब आप कहेंगे हाइड्रोफोबिक क्या है और हाइड्रोफिलिक क्या है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में पूछा गया था, सॉरी यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था, है ना। एक लड़की से पूछा था कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में क्या अंतर है, तो उन्होंने बताया था कि जो हाइड्रोफिलिक भाग होता है बसी अम्ल का, जो हाइड्रोफिलिक भाग है, ये जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है? जल में घुलनशील होता है, मतलब विलेय। और जो हाइड्रोफोबिक है ये क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है। बात क्लियर है? हाइड्रोफोबिक जो है वो जल में अघुलनशील होता है। जब भी बसी अम्ल की बात आती है, जैसे मान लो एसिटिक एसिड की हम बात करें, तो एसिटिक एसिड में ये जो एसिड वाला ग्रुप होता है ये घुलनशील होता है, और ये जो मैथिल समूह होता है ये अघुलनशील होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुत सारे हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपका साबुन होता है, वो साबुन भी आपका किससे बना होता है? बसी अम्लों से बना होता है, बसी अम्लों से बना होता है। इसको भी लिख लो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट करके। जो आपके साबुन होते हैं वो भी उच्च वसी अम्लों के एस्टर होते हैं, उच्च वसी अम्लों के एस्टर होते हैं। एस्टर क्या है? एस्टर COOR होता है, COOR। COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये H हट जाता है, R आ जाता है, R का मतलब होता है मेथिल ग्रुप या CH3 ग्रुप। जब ये जुड़ जाता है तो इसे एस्टर कहते हैं। ठीक है, वही मैंने अभी बताया कि जैसे COOH है, ये किससे जुड़ा है? CH3 से, तो ये एस्टर है। ये क्या है? एस्टर है। जब ये एस्टर सोडियम, और यही एस्टर जब पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के लवणों से बनते हैं, उच्च वसीय अम्ल, है ना, वसीय अम्ल के उच्च लवणों से बनते हैं, तब इन्हें साबुन कहा जाता है। तब इन्हें क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। तो ये साबुन का सूत्र लिखा है यहाँ पर, है ना, ये साबुन का सूत्र लिखा है ना। ये दो प्रकार की साबुन होती है। जब साबुन में सोडियम मिला होता है तो ये थोड़ी सी खतरनाक साबुन होती है, जो कपड़े वपड़े धोने के लिए उपयोग की जाती है ना। ये थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है। और जो पोटेशियम की साबुन होती है ये आपकी बॉडी को नहाने के लिए उपयोग होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने जो साबुन है, ये साबुन में कभी आपने देखा होगा जब आप साबुन को पानी में मिलाते हैं तो साबुन का एक भाग ऐसा होता है जो जल में घुल जाता है, और कुछ चिकनाई वाला भाग होता है जो जल में नहीं घुलता। तो जो जल में नहीं घुलता वो हाइड्रोफोबिक है, और जो घुल जाता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, खैर इतना बड़े लेवल से आपसे नहीं पूछेगा, आपसे केवल कुछ बेसिक चीज़ें पूछता है फैट में, है ना। जैसे क्या पूछेगा कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाने से जो बदबू आती है उसका कारण क्या है? जो स्मेल आती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? वसा है। पॉइंट करके लिख लो, खाने से जो दुर्गंध आती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण वसा होता है। किसी भी प्रकार का प्रोटीन खाइए और कार्बोहाइड्रेट खाइए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वसा से क्या होता है? दुर्गंध आती है खाने से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वसा है, जो फैट है, इस फैट का संचय मानव शरीर में कहाँ होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हमारा शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जो वसा का संचय करता है, मतलब वसा को इकट्ठा करके रख लेता है और जब जरूरत पड़ती है तो वसा दे देता है? ये हमारी होता है त्वचा के नीचे। या ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, त्वचा के नीचे वाला भाग। अब आप कहेंगे त्वचा के नीचे, ये तो सामान्य भाषा हो गई। साइंस में क्या कहेंगे? साइंस में से कहते हैं एडिपोस टिश्यू। क्या कहते हैं? एडिपोस ऊतक या एडिपोस टिश्यू। तो एडिपोस टिश्यू वो होते हैं जहाँ पर आपकी त्वचा के नीचे होते हैं, और यहाँ पर आपके वसा का संचय होता है, और आप धीरे धीरे खाते जाते हैं तेल वाली चीज़ें, और आपका शरीर मोटा होता जाता है। लेकिन जब आप दौड़ने जाते हैं
तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है और आपको एनर्जी नहीं मिल पाती, फिर इसी त्वचा के नीचे रखी हुई वसा को लेने का काम हमारा डाइजेशन करने लगता है। और ये जो वसा है त्वचा के नीचे, ये धीरे धीरे घुलती जाती है और आप दुबले होते जाते हैं। फिर एक समय आपका कंकाल दिखने लगता है। तो आपका जो कंकाल दिखने लगता है, इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर की जो वसा है वो एडिपोज टिश्यू से पूरी डाइजेस्ट हो चुकी है, क्योंकि आपके डाइजेशन को वो वसा नहीं मिल पा रहा जो उसे चाहिए। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं डाइजेशन का एक बहुत अहम रोल होता है। यहाँ हम उतने बड़े लेवल से नहीं पढ़ेंगे। जब मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको डाइजेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो वहाँ इन सभी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर दूंगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल मतलब पौधों से प्राप्त, पौधों से जितना भी हमें ऑयल प्राप्त होता है, पौधों से कुछ भी प्राप्त होता है, वो क्या होता है? असंतृप्त होता है। और जो घी है वो संतृप्त वसा है, संतृप्त वसा है। घी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है और जो तेल है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल से, यह क्वेश्चन कई बार आया है, वनस्पति तेल से घी प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? वनस्पति ऑयल से घी प्राप्त करने की विधि कहलाती है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण इंग्लिश में कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनीकरण से क्या होता है? आपका जो वनस्पति तेल है ना, वनस्पति ऑयल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? घी में। किस एलिमेंट की वजह से? H2 की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक अपडेटेड वर्जन है जहां वो पूछ लेता है कि वनस्पति ऑयल से जब घी बनाया जाता है तो उसमें उत्प्रेरक कौन सा काम करता है, और पहला ऑप्शन हाइड्रोजन दिया रहता है तो लो हाइड्रोजन लगा देते हैं, जबकि सही आंसर निकेल है। तो वनस्पति ऑयल से घी बनाने में जब आपसे तत्व पूछे तब आपको हाइड्रोजन लगाना है, जब उत्प्रेरक पूछे तब आपको निकेल लगाना है। बात क्लियर है? ठीक है। अब 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये आपको प्राप्त होती है 9.3 kcal, मतलब किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा फैट के ऊपर हम आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें क्या मौजूद होता है। तो अंडे का जो पीला भाग है, इसको आप लिख लो, मैं नहीं लिखता। अंडे का जो पीला भाग है जिसमें फैट मौजूद होता है ना। इसी कारण जो कुछ लोग जिम जाते हैं वो उस पीले भाग को निकाल कर अलग फेंक देते हैं और सफ़ेद भाग काट लेते हैं। ठीक। लेकिन कभी व्यापम में अगर आपसे पूछ ले कि जो पीला भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है, अंडे का जो पीला भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है, तब आप क्या लगाएंगे? योक। क्या कहते हैं उसको? योक कहते हैं। और उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन होता है पीले भाग में। अंडे में 3 लेयर होती हैं, सफ़ेद वाली, उसके बाद जो सबसे बाहर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो सफ़ेद दिखाई देती है। उसके अंदर एक पतली सी निकलती है धजी, है ना, वो दूसरी लेयर होती है। और तीसरा लेयर जो सफ़ेद वाला भाग होता है जिसमें प्रोटीन होता है, और अंदर जो होता है उसे योक कहते हैं, जिसमें वसा होता है, जो आपके पेट को गड़बड़ कर देता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रोटीन, है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई। प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो प्रोटीन की जो खोज है ये बर्जीलियस के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? बर्जीलियस के द्वारा। अगर बर्जीलियस ऑप्शन में नहीं होता तो आप क्या लगा देंगे? मूल्डर लगा देंगे, है ना। और जो नाम देने का श्रेय है वो मूल्डर को ही जाता है। लेकिन नाम के साथ साथ इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत खोज में भी
अहम योगदान दिया था, इसी कारण हम इन्हें खोज का श्रेय देते हैं। तो आपको दोनों नाम ना इतना डीपली कभी आएगा ही नहीं, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो आपको बस ये दो नाम याद रख लेने हैं, बर्जीलियस और मूल्टर, आपका काम हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटीन जो है ये होता क्या है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, क्योंकि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रोटीन से ही हुई है। और प्रोटीन किससे बना है? तो ये अमीनो एसिड से बना है। तो सबसे पहले प्रोटीन की जो यूनिट है वो क्या है? अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड का जो फॉर्मूला है वो ये है NH2COOH, मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अभी तक हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया। तो पूछा जाएगा कि प्रोटीन का बेसिक तत्व कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? नाइट्रोजन बताएंगे। नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है, इसी कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन पौधों में होता है, दाल वाली पौधों में होता है, और दाल से आपको प्रोटीन प्राप्त होता है। अब आपसे पूछेगा बेसिक यूनिट क्या है, तो अमीनो एसिड है। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगाएंगे 20 प्रकार के। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, एमएससी में। एमएससी जब मैं कर रहा था, है ना, केमिस्ट्री से, तब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था लैब में कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तब मैंने बताया था कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के और होते हैं, इसलिए इसका एक डाटा है कि 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि मानव में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल तैयार होते हैं। तो मानव के अंदर, शरीर के अंदर 10 प्रकार के अमीनो अम्ल तैयार होते हैं, और 10 अमीनो अम्ल मानव शरीर से बाहर से लेता है। बात क्लियर है? कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि मानव की बॉडी के अंदर 10 प्रकार के अमीनो अम्ल का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, और 10 अमीनो अम्ल का वो बाहर से खाने के द्वारा लेता है। इस प्रकार से 20 अमीनो अम्ल मानव को प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर प्रोटीन ना मिले, अमीनो अम्ल ना मिले, आपको जितना जरूरी है प्रोटीन उतना आपको ना दिया जाए, तो क्या होगा? तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है आपका सूखा रोग। कौन सा रोग? सूखा। कुछ लोग सूख जाते हैं, बिल्कुल हड्डी दिखने लगती है उनकी, तो सूखा रोग, इसी को कहा जाता है क्वेशियोर्कर, है ना, यही नाम याद रखना है आपको, क्वेशियोर्कर रोग, ये जो है इसे सूखा रोग कहा जाता है। और ये किसकी कमी से होती है? ये प्रोटीन की कमी से होता है ना, प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन नहीं मिल, देखो अब ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। एक और रोग का नाम लिखें आप, मैरीमस, है ना, मैरीमस। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि जो प्रोटीन है इसका कार्य क्या है हमारी बॉडी में। प्रोटीन का जो कार्य है वो हमारी बॉडी में है कोशिकाओं की मरम्मत करना। कोशिकाओं की मरम्मत, ये क्वेश्चन व्यापक में पूछा था एसआई में कि कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ जिम्मेदार होता है, तो प्रोटीन। कोशिका विभाजन के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार होता है? प्रोटीन। कोशिका विभाजन में कौन सा पदार्थ सहायक होता है? प्रोटीन। कोशिकाओं का तीव्र विभाजन में कौन सहायक होता है? प्रोटीन। शरीर का भाग किससे तैयार होता है? प्रोटीन। शरीर के अंगों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। मसल्स का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। हड्डियों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। एंजाइम का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। हार्मोन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। विटामिन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। शरीर की जितनी भी चीजें हैं सर से लेकर पैर तक वो सभी प्रोटीन से बनती हैं। बाल किससे बने हैं? प्रोटीन। नाखून किससे बने हैं? प्रोटीन। पक्षी की चोंच किससे बनी है? प्रोटीन। बात क्लियर है? पंजे, खोर किससे बने हैं? प्रोटीन। ये सब प्रोटीन है। अभी आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखाऊंगा कि इनमें कौन सा प्रोटीन होता है। बालों में कौन सा प्रोटीन है, चोंच में कौन सा प्रोटीन है, खोर में कौन सा प्रोटीन है, नाखून में कौन सा प्रोटीन है। बात समझ में आ रही है? तो ये शरीर के सारी चीजों का निर्माण करने वाला कौन है? प्रोटीन है। और जब इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर में कुछ बन नहीं पाएगा, और जब शरीर में कुछ बन नहीं पाएगा तो शरीर सूख जाएगा। जैसे हम क्या कहेंगे, मैरीमस या क्वेशियोर्कर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से जो हमारे शरीर में प्रोटीन होते हैं वो आपके लिए जरूरी हैं।
जब मैं छोटा था तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया करता था कि जो हमारे घर में वेजिटेबल बनती है, जो हमारे घर में सब्जी बनती है, वो सब्जी हम सोयाबीन के ऑयल में ही क्यों बनाते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये आया कि ऑयल में ही क्यों बनती है, तो बाद में पता चला कि यार ऑयल के बिना उसे फ्राई करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि सोयाबीन का ही ऑयल क्यों लिया जाता है और इससे ही सब्जी क्यों बनाई जाती है। सरसों का भी ले सकते हैं, सूरजमुखी का भी ले सकते हैं, और दूसरे इतने सारे ऑयल हैं उससे बढ़ बढ़ के उनको भी ले सकते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण क्या है कि जो सोयाबीन है, इस सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक प्रोटीन, हाईएस्ट प्रोटीन, लगभग 42 से 43%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन के बीज में होता है, इतना किसी में नहीं होता। और उसी सोयाबीन से ऑयल निकलता है और उस ऑयल का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं रेगुलर, रोज़ करते हैं। रोज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल सके और प्रोटीन की कमी ना हो और शरीर के सभी अंग बढ़िया तरीके से डेवलप हों और वो मर ना पाएँ और सूख ना पाएँ। बात समझ में आ रही है? कभी हो सकता है आपको ऑप्शन में सोयाबीन ना दे, तब आपको क्या लगाना है? मूंगफली। क्या लगाना है? मूंगफली, है ना, पीनट। क्योंकि दूसरा जो प्रेफरेंस है वो मूंगफली को दिया जाता है, क्योंकि मूंगफली में भी पर्याप्त प्रोटीन होता है और इससे भी तेल निकाला जाता है, आपको पता है। सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है? ग्लाइसिन मैक्स। और सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। लगभग 80% खेती होती है और इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि जो प्रोटीन है उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब उसका नेचर कैसा है? तो क्षारीय है। उसका नेचर कैसा है? क्षारीय है। दो चीज़ें होती हैं, अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार का एक टॉपिक आएगा, उसमें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन की क्षारीय होती है। आगे आप लिखेंगे कि जो दूध पिलाने, अब देखो मैं बोलते चलूँगा और आपको फैक्ट लिखते जाना है, पॉज कर करके आपको समझते जाना है और लिखते जाना है, या फिर आप दोबारा से देख सकें तो और अच्छा होगा, रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप रेगुलर में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और दूसरी बार आप नोट्स बना लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नोट्स बनाते जाना है ताकि आपको नींद ना आए और आपका पढ़ने में मन लगा रहे। ठीक? तो जो दूध पिलाने वाली माँ होती है उसके लिए पर डे कितना प्रोटीन आवश्यक होता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो लगभग 100 ग्राम पर डे जो मदर होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए इतना प्रोटीन उसको ज़रूरी है। अगर इतना नहीं मिलता तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, बच्चा दुबला पतला कमज़ोर पैदा होता है और फिर दोष किसी और पर दिया जाता है। ठीक है? अब जितने भी पौधे हैं, इन पौधों में प्रोटीन पाया जाता है, मतलब प्रोटीन अमीनो एसिड से बनेगा और प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है। प्रोटीन पौधों में किससे बनता है? देखो जितनी भी चीज़ें हम ले रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हम पौधों से ही ले रहे हैं, क्योंकि पौधों के अलावा देने वाला इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कहते हैं कि भगवान स्वयं नहीं आ सका हमें देने के लिए, इसलिए उसने पौधों को हमें हमारे समक्ष भेजा है। अगर आप समझ पाएँ तो पौधे आपको इतना देते हैं जितना आपको अपने भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है? जितना आपको अपने भी नहीं दे पाएंगे। सामान्य भाषा में मैं कह दूं तो पहले तो प्रोटीन, खाना मतलब ओवरऑल खाना, ऑक्सीजन, सारी दवाइयाँ सारी पौधे से ही बनती हैं, लकड़ी, ईंधन। कितना लिखूंगा यार मैं, कितना लिखूंगा? इतनी चीज़ें देते हैं कि लिखना पॉसिबल। हाँ, वाटर, जल, जो जल है वो ज़रूर ऊपर से गिरता है लेकिन उसे रोकते यही हैं। तो जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन पौधों में कैसे आता है? नाइट्रोजन से। कैसे आता है? नाइट्रोजन से।
नाइट्रोजन पौधे सीधे नहीं ले पाते, इसलिए ये नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं। NO2 और NO3 नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं। अब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट या तो हम फर्टिलाइज़र डाल के दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र में जो नाइट्रेट नाइट्राइट होता है वो नाइट्रोजन इसी प्रकार में होता है, तो डायरेक्ट दे दो वो ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी नहीं ले पाते, तब फिर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। जिसका नाम क्या है? राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देता है। एक और होता है एजोबैक्टर, एक और होता है लेगुमिनीशेरम, है ना, लेगुमिनीशेरम, एजोबैक्टर, राइजोबियम, ऐसे 3-4 बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्राइट में बदलते हैं और पौधे ले लेते हैं, और उसके बाद पौधे प्रोटीन बना देते हैं और प्रोटीन को हम ले लेते हैं और हमारा शरीर बन जाता है। फिर हम शरीर दिखाते फिरते हैं दूसरों को, ये देखो मेरे 6 पैक हैं, मेरे 12 पैक हैं, मेरा शरीर ऐसा है, मुझसे जीत नहीं सकते। तो एक्चुअल में श्रेय आपको नहीं, श्रेय पौधों को जाता है, तो पौधों का धन्यवाद कहिए। अब एक चीज़ और, ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है ये सर्वाधिक जो है ये पौधों को हम नहीं दे सकते, सर्वाधिक प्रकृति ही दे सकती है। तो सबसे ज़्यादा पौधों को नाइट्रेट और नाइट्राइट कौन देता है? बिजली। कौन सी बिजली? आकाशीय बिजली। जब आकाशीय बिजली चमकती है तो आकाशीय बिजली चमकने में पौधों को सर्वाधिक नाइट्रेट और नाइट्राइट मिलती है। ये क्वेश्चन आपके लिए मार्केट में नया है, ठीक है। बिजली चमकती है और जो बिजली है वो बिजली, अब ये बिजली जब चमकती है तो बिजली में हाइड्रोजन आयन होते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन वातावरण में 78% जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके नाइट्रेट बना के पौधों तक या पृथ्वी तक भेज देते हैं, और पौधे क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन ले लेते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में, है ना। तो सर्वाधिक बिजली चमकने से मिलती है। अब आज का लास्ट, अब देखो इसमें मैं आपको प्रोटीन के टाइप्स भी बता सकता हूँ कि सिंपल प्रोटीन क्या है, डेरिवेटेड प्रोटीन क्या है। चलो लिख लो, आप चाहो तो लिख लो। प्रोटीन के प्रकार 3 होते हैं: सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन को सरल प्रोटीन कहा जाता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को संयुग्मी या संयुक्त प्रोटीन कहा जाता है, और डेरिवेटेड प्रोटीन मतलब व्युत्पन्न प्रोटीन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक और होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो बस आप इस 4 प्रकार समझ लो, है ना। सिंपल प्रोटीन सरल होते हैं, संयुग्मी प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन 2 प्रोटीन की श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। डेरिवेटेड प्रोटीन इनको अल्टरनेट करके श्रृंखला में बनाया जाता है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक चेन से दूसरी चेन में ट्रांसफर होते हैं। कुछ पहले कुछ था, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, है ना। तो इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, बस प्रकार आप लिख लो क्रम से। अब इन प्रकार में कौन कौन सी प्रोटीन आती है वो मैं आपको इस तरीके से लिखाता हूँ कि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए आप कि जो एक तरफ देखो, एक तरफ मैं पदार्थ लिखता हूँ और दूसरी तरफ आपको प्रोटीन लिखते जाना है। एक तरफ आप क्या लिखेंगे? पदार्थ लिखेंगे। पदार्थ मतलब कुछ भी हो सकता है, पदार्थ खाना, भोजन, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ उसमें आप लिखेंगे पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम, है ना। तो इस तरीके से आप लिखते चलिए। जैसे यहाँ लिख लो अंडा। अंडा में कौन सा प्रोटीन होगा? एल्बुमिन। कौन सा होगा? एल्बुमिन। फिर दूसरा लिख लो गेहूँ। गेहूँ में कौन सा प्रोटीन होगा? ग्लूटामिन। कौन सा होगा? ग्लूटामिन। अंडा में कौन सा होता है? एल्बुमिन। गेहूं में कौन सा होता है? ग्लूटामिन। कहीं कहीं ग्लूटेन भी लिखा रहता है, ग्लूटेन। तीसरा आप लिखो दाल। जिसे इंग्लिश में पल्स कहा जाता है। सारी दालें आ जाएंगी। सारी दाल में क्या होता है? प्रोलामिन्स। चौथा आएगा आपका मटर। पिजम सेटिवम कहते हैं ना, जैसे पिजम सेटिवम। इसमें होता है फेसियोलिन्स। क्या होता है? फेसियोलिन्स। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? फेसियोलिन्स। फिर आएगा आपका
मका में आएगा जीन्स, जीन्स प्रोटीन। कौन सा? जीन्स। ये जीन नहीं है, ये जीन्स है ना। वो इस तरीके से लिखते हैं हम जीन, और इसे हम इस तरीके से लिखते हैं जीन्स, जीन्स प्रोटीन। इसके बाद आप लिखेंगे कपास। कपास में आएगा आपको गैसोपीन, ये मोस्ट आईएमपी है। कपास, कपास सर्वाधिक काली मिट्टी में होता है, और कपास में कौन सी प्रोटीन होती है? गैसोपीन, गैसोपीन प्रोटीन होती है, गैसोपीन। ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे दूध, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, दूध। दूध में कौन सी होती है? दूध में आपकी होती है कैसीन। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। यही कैसीन कैसीनोजन में बदल जाता है। ठीक है, कैसीन प्रोटीन होती है, लेकिन शुगर पूछे तब लैक्टोज शुगर। तो दूध में प्रोटीन भी होता है और लैक्टोज शुगर भी होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दूध में प्रोटीन पूछेगा, पहला ऑप्शन लैक्टोज देगा और आप कहेंगे अरे दूध है तो लैक्टो होगा, जैसे लैक्टोमीटर है वैसे लैक्टोज नहीं। शुगर पूछे तब लैक्टोज लगाना है, लेकिन प्रोटीन पूछे तब कैसीन लगाना है। बात क्लियर है? अब ये जो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्रेटिन, क्रेटिन प्रोटीन है ना, क्रेटिन प्रोटीन। ये जो क्रेटिन प्रोटीन है ये दो प्रकार से होता है। क्रेटिन ए, क्रेटिन ए से क्या बनता है? नाखून। आपके जो नाखून है, पूछे कि आपके मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से? क्रेटिन। ठीक है, कौन से प्रोटीन से? क्रेटिन। फिर आपसे पूछेगा बाल किससे बने होते हैं? प्रोटीन। किससे? प्रोटीन, क्रेटिन। चोंच किससे बने? देखो चोंच का मतलब हमारा मुंह नहीं, जो पक्षियों की चोंच होती है ना, वो चोंच होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। किस प्रोटीन से? आपकी क्रेटिन प्रोटीन से। नाखून हो गया, बाल हो गया, चोंच हो गया। इसके अलावा और क्या बचा? एक और, इसके अलावा और क्या बचा? हाँ, सींग। जो सींग होते हैं, सींग है ना, 12 शिंगा, 12 सींग बने होते हैं ना, तो सींग भी आपका क्रेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन बी नंबर का जो प्रोटीन है, क्रेटिन बी टाइप का जो प्रोटीन है, क्रेटिन दो प्रकार का होता है, क्रेटिन ए टाइप, क्रेटिन बी टाइप। तो क्रेटिन ए टाइप से नाखून, बाल, चोंच और सींग बनते हैं। एक बात याद रखना, दांत नहीं बनते। दांत का एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको डाइजेशन में बताऊंगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, काहे से बनते हैं। दांत मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आप दांत में उंगली दबा के रह जाएंगे और फिर कभी आपको दांत नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो क्रेटिन बी जो होता है, ये आपने देखा होगा मकड़ी का जाल, मकड़ जाल जैसे हम कहते हैं ना, मकड़ी का जाल। तो मकड़ी का जाल जो है वो बहुत बारीक होता है, वो भी क्रेटिन से बनता है, लेकिन ये बी टाइप क्रेटिन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। इतने में आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से फंस जाएंगे और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हाँ, एक चीज़ और लिख लें, ब्लड, रक्त। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो प्रोटीन है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। हीम धातु, एक्चुअल में हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन जो हीम है ये धातु है, और जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है ना। वैसे इतना डीपली नहीं पूछता, अलग अलग करके कभी इतना एग्जाम में नहीं पूछा था, वनडे एग्जाम में। ये स्पेशल एग्जाम के लिए है, जब साइंस का ही पूछा जाता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और अगर इसमें भी ऑप्शन दे तो हीम क्या है? धातु है जो आयरन आयन से बनती है, एफी आयन से बनती है, फेरस आयन से बनती है। लेकिन जो ग्लोबिन है ये क्या है? आपका प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है ना। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो इतना प्रोटीन में आप पढ़ लीजिए, आपको दोबारा कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगली आने वाली क्लास में हम विटामिन को पढ़ेंगे। सारे विटामिनों को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपने अभी तक जहाँ भी जितने भी व्यक्तियों से, टीचरों से, यूट्यूब से, किताबों से, किसी भी किताबों से, किसी के भी नोट से, कहीं से भी अगर विटामिन पढ़ा है और आप कल की क्लास से विटामिन पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक बहुत बड़े लेवल की जानकारी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि विटामिन आखिर वास्तविक तौर पर कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो एक विटामिन के कुछ नहीं तो हम 5-5 नाम देखेंगे, है ना। अभी तक आपने रासायनिक नाम और विटामिन का नाम देखा होगा, लेकिन हम 5-5 नाम देखेंगे जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।